हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट नंबर 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट में से। बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस से थोड़ा सा छोटा है। इंटरनेशनल बिजनेस से कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन थोड़े से टफ भी होते हैं। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट क्योंकि थोड़ा सा ईजी है, तो आज मैं इसमें से क्वेश्चन लेके आई हूँ। 10 से 12 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और वो अलग अलग टॉपिक्स में से है। हम एक टॉपिक में, एक क्वेश्चन में, एक टॉपिक के साथ साथ उसके आसपास के जो 4 ऑप्शंस हैं और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि 90% 90 to 95% आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसका पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो होता है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए बने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या आ जाएगा? जो आपकी सोसाइटी है, सबसे पहले सोसाइटी कंप्राइज ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सोसाइटी में हमारी आसपास में जो चीज़ें, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इसीलिए बनाई जाती हैं कि हम जो सोसाइटी है उनकी नीड्स को पूरी कर लें और स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। तो ये बिल्कुल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स बनाती हैं वो इवेंचुअली कस्टमर यूज़ करता है एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी इसमें मायने रखती है। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो दिस इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक अलग पार्ट है, एक अलग कैटेगरी है, इसलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इसका पार्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको ये पूछा गया है कि कौन सा उसका एलिमेंट नहीं है। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डजंट कंप्राइज ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो अलग चीज़ है और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो अलग चीज़ है। सो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट कोड विच इंडिकेट द एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट सबसे पहले क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट हम कहेंगे जो हमारे बिजनेस से इमीडिएट जो इन्वायरमेंट होता है, इमीडिएट बाहर या फिर अंदर वाला, या फिर बिजनेस के अंदर वाला इन्वायरमेंट या फिर इमीडिएटली उसके बाहर जो है वो वाला इन्वायरमेंट। तो उसमें आ जाते हैं सप्लायर्स, कस्टमर, कंपेटिटर्स। ये सारे जो होते हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस से बहुत बाहर है, जो बिजनेस की पहुंच से और बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इतनी बात तो पता है कि अगर इमीडिएट इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं तो उसमें गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि एक तो हम गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि बिजनेस के इमीडिएट कांटेक्ट में ये नहीं होती है गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ई नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ ई है हम उस ऑप्शन को कट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 भी चला गया और 4 भी चला गया। और उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ABC एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है BCD। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए और डी में से देखेंगे, क्योंकि इसमें ए और डी अलग है, बी और सी तो दोनों में सेम है। ए और डी में से कोई एक आएगा। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में क्या आएगा? जो बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल पार्ट होते हैं हमारे माइक्रो
इन्वायरमेंट का। लेकिन जहाँ पर डी क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि बिजनेस के माइक्रो इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं आ सकती। एक तो ये अनकंट्रोलेबल है, दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा अपडेट होती है, बहुत ही जल्दी अपडेट होती है। सो इसलिए ये बिज़नेस के माइक्रो इन्वायरमेंट में कभी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा कट हो गया। राइट ऑप्शन इज ए, बी एंड सी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स आर द पार्ट ऑफ माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मैंने आपको अभी बताया, लाइक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और कंपेटिटर्स भी होता तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता, तो कंपेटिटर्स भी इन्वायरमेंट में आता। माइक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट होते हैं कंपेटिटर्स भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए असर्शन रीजन की यहाँ पर मैं एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, आपको असर्शन रीजन से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इसके बाद असर्शन बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जो था उसने रिप्लेस किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा को ऑन 1 जून 2000। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है असर्शन। जो फेमा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो पहले नहीं था, पहले उसकी जगह पे था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, इसमें मैनेजमेंट है, उसमें रेगुलेशन है। तो पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, लेकिन इसको 1 जून 2000 को रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका रीज़न बोल रहा है द रूल्स ऑफ फेरा वर वेरी स्ट्रिक्ट, जो फेरा के रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। असर्शन को अलग पढ़ना है और रीज़न को अलग पढ़ना है। तो जैसे कि हमने असर्शन पढ़ा, असर्शन हमें बिल्कुल ठीक लगा, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, तो असर्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद रीज़न बोल रहा है कि फेरा के जो रूल्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल ये भी सही बोल रहा है कि जो फेरा के रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एज़ कम्पेयर टू फेमा, क्योंकि जैसा कि नाम में ही बोला गया है उसमें रेगुलेट किया जाता था और इसमें मैनेज किया जाता है। जो रेगुलेशन है वो थोड़े से टाइट होते हैं और मैनेजमेंट थोड़ी सी लीनियंट होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और उसके बाद आपको सी एंड डी में पूछा है ए करेक्ट है या फिर आर करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले हमने इंडिविजुअली पढ़ी, तो दोनों कंडीशन जो है, दोनों असर्शन और रीज़न जो है वो हमें ठीक लग रहे हैं। इसका मतलब ना ही ऑप्शन नंबर डी हो सकता है इसका आंसर और ना ही ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, तो पहले दो में होगा। तो हमने दोनों को इंडिविजुअली पढ़ लिया, हमें ठीक लगा, तो हम अब इसको बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। तो असर्शन के बाद अगर हम बिकॉज लगाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिप्लेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑन 1 जून 2000 बिकॉज द रूल्स ऑफ फेरा वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। देखिए आपने क्या देखना है कि आपको जो असर्शन ने बोला, क्या रीज़न ने उस चीज़ को जस्टिफाई किया। तो बिल्कुल यहाँ पर रीज़न हमें बहुत ही अच्छे से इस बात का रीज़न दे रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि उसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पूरी जस्टिफिकेशन मिल गई हमें आंसर की, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी सही है, असर्शन और रीज़न तीनों चीज़ें करेक्ट है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, हाँ जी, बाय रीडिंग बोथ द स्टेटमेंट, क्योंकि रीज़न हमने बिकॉज लगा के देखा, रीज़न जो है वो असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैपिटलिज्म। यहाँ पर आपको पूछा है ट्रू, इसमें से क्या सही है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कैपिटलिज्म के बारे में कुछ बता दूँ। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो प्रिंसिपल, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फ्री एंटरप्राइज, इंडिविजुअल ऑनरशिप। इसमें ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेट गेन का। तो कैपिटलिज्म हम किसको बोलेंगे, जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है, एक प्राइवेट हाथों में जो है वो इकोनॉमी होती है, और इकोनॉमी का प्राइस मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, जो सारी चीज़ें हैं वो प्राइवेट
हैंड्स में उनका कंट्रोल होता है। मतलब कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल है जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन किस तरीके की होगी, ये सारी चीज़ें वो खुद कंट्रोल करता है। इसका मतलब इंडिविजुअल इज़ द मेन हेड हेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछा है कि कौन सी ट्रू है, तो सबसे पहले ए हमें बोल रहा है ऑप्शन, गवर्नमेंट डिसाइड्स द टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट हैज़ ओवरऑल कंट्रोल। तो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में सब कुछ होता है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें ए नहीं हो सकता। उसके बाद है को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये मिक्स्ड में होता है, ये मिक्स्ड इकॉनमी में होता है, कैपिटलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद देयर विल बी ओनली प्राइवेट ऑनरशिप इन द इकॉनमी। हाँ जी, सी बिल्कुल सही बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप होती है इकॉनमी में, ऑल ऑफ अबव तो आएगा नहीं। सो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन कह रहा है कि कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज इन विच ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्राइवेट गेन्स। तो अगर देखिए इंडिविजुअल प्राइवेट है तो उसने अपने गेन्स के बारे में ही सोचना है, ना ही इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है, ना ही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी प्रोडक्शन को और ना ही कंट्रोल करेगी रिसोर्सेज को। सो इसलिए द इकॉनमी इन विच द इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल हैज़ द ओवरऑल कंट्रोल इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। उसके बाद मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसके करेक्ट मैच के साथ उसको मैच करना है। तो इसके मैं ऑप्शन साथ में दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, तो आपको करंट अकाउंट को मैच करना। देखिए ये बीओपी के कुछ अकाउंट हैं, बीओपी में कुछ 3 से 4 तरह के अकाउंट होते हैं, और आपको पूछा गया है कि इसमें से इसका करेक्ट मैच आपने करना है, तो किस अकाउंट में किस तरह की चीज़ें होती हैं आपने ये बताना है। तो सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या चीज़ होती है, करंट अकाउंट जो शो करता है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो देखिए कैपिटल अकाउंट लिखा है और दूसरी साइड लिखा है ऑफिशियल कैपिटल। आपको इतना तो पता है कि कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल आएगी, इसका मतलब बी का 3 होगा। तो जहाँ पर बी का 3 नहीं है वो ऑप्शन हम कट कर देंगे, तो ए ऑप्शन चला गया। क्लियर, हमारे पास रह गए 3 ऑप्शन। उसके बाद जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में होते हैं कि विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पर्टिकुलर्स हैं उसको ध्यान से पढ़ा होगा, तो जब हम करंट अकाउंट में पर्टिकुलर्स डालते हैं तो उसमें डालते हैं विजिबल जितने इंपोर्ट हुए हैं और जितने एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ए का आएगा 2, तो ए का जहाँ पर 2 नहीं है वो ऑप्शन कट कर देंगे, सी भी चला गया, डी भी चला गया, हमें अपना 2 ही मैच द कॉलम से हमें हमारा आंसर मिल गया। लेकिन हम 3 और 4 को भी देखेंगे। जो यूनिलेटरल अकाउंट होता है उसमें होती हैं रिपेरेशंस, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट होता है उसमें होते हैं रिजर्व फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। तो फॉरेन कंट्रीज से जो रिजर्व होते हैं वो हमारे होते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोएस्ट टू हाईएस्ट। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कुछ तरीके के ट्रेड ब्लॉक होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में। जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो कुछ ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, तो ये ट्रेड ब्लॉक्स को आपने लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल के सीक्वेंस में अरेंज करना है, और आपको उस सीक्वेंस के ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कस्टम यूनिट क्या होता है। कस्टम यूनियन होता है जिसमें ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया जाता है और एक कॉमन ट्रेड कर दिया जाता है नॉन मेंबर्स के साथ। तो मैं इसका एलिमिनेशन के साथ करूँगी। सबसे पहले हमारा आएगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में क्या होता है, हम सिर्फ बैरियर्स को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिमूव नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड आएगा क्योंकि दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड ब्लॉक। तो इसका मतलब 4 सबसे पहले आएगा। तो अगर 4 सबसे पहले आएगा तो बी और सी कट हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस ट्रेड एरिया में सिर्फ जो टैक्सेस हैं, जो सिर्फ ड्यूटीज़ हैं, बैरियर्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाता है, रिमूव नहीं करते। उसके बाद हमारा आता है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में हम बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं टोटली। अगर 2 कंट्रीज़ एक दूसरे में ट्रेड कर रही हैं तो अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया है तो वो
सिर्फ बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। अगर फ्री ट्रेड एरिया बन जाए, प्रेफरेंस ट्रेड एरिया में रिड्यूस, फ्री ट्रेड एरिया में रिमूव, तो रिमूव कर दिया। उसके बाद इसका मतलब 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है CU, कस्टम्स यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है, बैरियर्स तो रिमूव करते ही हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं, एक तो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं आपस में ट्रेड कर रही हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं उनके साथ भी उनका कॉमन ट्रेड हो जाता है। कॉमन ट्रेड का मतलब कि अगर हम दोनों ने दो कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन यूनियन का समझौता कर लिया, तो जिस कंट्री के साथ एक कंट्री ट्रेड करेगी उसी के साथ दूसरी करेगी। जो कंडीशन एक कंट्री फॉलो करेगी उसके साथ ट्रेड करने के लिए वही दूसरी कंट्री करेगी। तो इसका मतलब दिस इज़ द थर्ड स्टेज। तो 4th, 5th एंड 1st ऐसे आएगा। तो इसका मतलब A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो नेक्स्ट मैं उसके बाद भी आपको बता देती हूँ। सेकंड होता है, उसके बाद होता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है, बैरियर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, कॉमन पॉलिसी भी अपना ली जाती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो फ्री फ्लो है वो भी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए उसको बोल देते हैं कॉमन मार्केट। तो एक एक स्टेप हर एक में ऐड हो रहा है, इसका मतलब हम लोएस्ट टू हाईएस्ट में जा रहे हैं। कस्टम यूनियन में क्या था, सिर्फ कॉमन ट्रेड था, और कॉमन मार्केट में क्या है, कॉमन ट्रेड के साथ साथ उनकी मार्केट भी सेम हो गई। मार्केट सेम होने का मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्रीली दो कंट्रीज़ में फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद होता है हमारा इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, फ्री फ्लो के साथ साथ इनका जो कमोडिटी जो करेंसी है वो भी कॉमन हो जाती है। तो ये एक और ऐड हो गया, वो है कॉमन करेंसी। तो उसके बाद आएगा 2 के बाद आएगा 3, और लास्ट होता है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन में क्या होता है, जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो भी सेम हो जाती है। इसका मतलब दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेप ऑफ ट्रेड ब्लॉक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले आएगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, उसके बाद फ्री ट्रेड एरिया, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन एंड देन पॉलिटिकल यूनियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रीडेटरी डंपिंग। और कि प्रीडेटरी डंपिंग के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत, या फिर दोनों सही हैं या दोनों गलत। हाँ जी, आपको बोला है प्रीडेटरी डंपिंग इज़ वन विच सेलर सेल द गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइजेस। तो प्रीडेटरी डंपिंग, आपको देखिए सबसे पहले तो आपको डंपिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो डंपिंग का मतलब होता है कि जब हम एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, अगर हम कंपटीशन में स्टैंड करना चाहते हैं, तो डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब हम गुड्स दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस पे। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में हम चाहते हैं कि हम कंपटीशन में बने रहें, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है किसी चीज़ का, हम इंटरनेशनली जब गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपनी कंट्री से उस कंट्री को लोअर प्राइस में दे रहे हैं क्योंकि हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। हाँ जी, तो प्रीडेटरी डंपिंग के बारे में आपको पूछा है। एक ऐसी प्रकार की डंपिंग होती है जिसमें कि सेलर अपनी फॉरेन मार्केट में जो गुड्स बेचता है वो लोअर प्राइस पे बेचता है। तो सही बात है, बिल्कुल प्रीडेटरी डंपिंग ऐसे ही होती है, परमानेंट इन नेचर होती है, और सेलर जो है वो गुड्स को फॉरेन मार्केट में लोअर प्राइस पे बेचता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ डंपिंग इज़ प्रेफर्ड व्हेन देयर इज़ एक्सेस इन्वेंट्री इन द होम कंट्री। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है कि जब ऐसी डंपिंग तब आजमाई जाती है, तब यूज़ करी जाती है जब हमारी होम कंट्री में जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा है। तो ऐसी बात नहीं है, प्रीडेटरी डंपिंग का जो इन्वेंट्री लेवल है उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रीडेटरी डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन को ही हम बोलते हैं जिसमें जो सेलर है वो गुड्स को लोअर प्राइजेस पे बेचता है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उससे जो लॉस होता है उसको वो खुद झेलता है, अपने आप से झेलता है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन को हर्ट करना चाहता है, वो दूसरे अपना जो कंपेटिटर है उसको इस बात की डिसएडवांटेज देना चाहता है कि मेरा प्राइस आपसे कम है, तो इसका मतलब वो अपनी चीज़ की सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन्वेंट्री लेवल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही कह रहा है, स्टेटमेंट 2 गलत है। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम।
Predatory dumping is a type of dumping in which sellers sell goods in the foreign market at lower prices and bear the loss to outer foreign market and hurt the competition. तो हाँ जी, वो कंपटीशन को हर्ट करने की कोशिश करता है, कंपटीशन में बने रहने की कोशिश करता है, इसलिए वो ऐसा करता है. इसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछ रहा है विच वन इज द फॉलोइंग इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया which has its own inbuilt laboratory to carry on product testing at various level. तो आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे एशिया में जिसके पास अपनी इनबिल्ट लेबोरेटरी है प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के लिए. तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज CERC. CERC मतलब कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. नेक्स्ट है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट. डी है मॉडर्न टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया. तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट हैं उनको कौन टेस्ट कर सकता है. तो यहाँ पर हमें देखने में ऐसा लगेगा कि शायद BIS इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन BIS नहीं करता है. CERC इज़ द राइट आंसर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. इसका नाम सुनने से ऐसा लगता है कि इट इज़ सिर्फ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट ऐसा नहीं है. इसमें प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है एट वेरियस लेवल. तो सोल्यूशन देख लेते हैं हम. द CERC इज़ द ओनली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया अदर देन जापान विच हैज़ इट्स ऑन हाउस लेबोरेटरी फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग एट वेरियस लेवल. तो हाँ जी, ये बात आपने याद रखनी है कि जो CERC है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वो एशिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वन एंड ओनली जिसके पास अपनी हाउस इनबिल्ट लेबोरेटरी है प्रोडक्ट को, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए. तो एजुकेशन तो दी जाती है लेकिन रिसर्च सेंटर भी है और इनबिल्ट लेबोरेटरी में प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी होती है इसमें. तो ये आपने पढ़ लेना है CERC के बारे में थोड़ा सा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ मिक्स्ड इकॉनमी. तो मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्स्ड जो है वो हिस्सा होता है, को एग्जिस्टेंस होती है. तो आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा मिक्स्ड इकॉनमी का फीचर नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट. तो बिल्कुल सही बात है, दोनों का एग्जिस्टेंस होता है. उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशली डिज़ायरेबल प्रोडक्ट. हाँ जी, मिक्स्ड इकॉनमी, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इकॉनमी भी एक तरह की मिक्स्ड इकॉनमी है. तो जो सोशली डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत होती है उनमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है. तो ये बिल्कुल सही बात है. अगर हमारी इकॉनमी मिक्स्ड है, इसमें पब्लिक का भी रोल है एंड प्राइवेट का भी रोल है, तो जो सोशली एडवांटेजियस चीज़ें होती हैं उनमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि गवर्नमेंट का रोल है. उसके बाद C है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड अडॉप्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. हाँ जी, तो ये बात गलत है. मिक्स्ड इकॉनमी में किसी भी तरह की लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं होता है, ना ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किस टाइप की प्रोडक्शन होगी. ये होता है सोशलिज्म में. तो ये जो फीचर है ये आपको गलत दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल. हाँ जी, कंट्रोल एंड ऑनरशिप दोनों का शेयर होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर C है ये सोशलिज्म की बात कर रहा है. ऐसा ना ही कैपिटलिज्म में होता है, ना ही ऐसा मार्क्सिज्म में होता है और ना ही मिक्स्ड में होता है कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है, हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है. ऐसा कुछ भी नहीं है. सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इसमें होती है और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्रीली विदाउट एनी लाइसेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट या हम काम कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता लाइसेंसिंग सिस्टम वाला. हाँ, लेकिन मिक्स्ड इकॉनमी में कुछ एरियाज़ जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रखे हैं, उनके अलावा जो बाकी एरियाज़ होते हैं उनमें लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं होता है. सो ऑप्शन नंबर C इज़ रॉन्ग है. सो हमारा सही आंसर आएगा कि C, क्योंकि हमें पूछा है नॉट अ फीचर. हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन में यही कह रही है क्योंकि मिक्स्ड इकॉनमी में ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइसेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट उन एरियाज़ के जो कि गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रखे हैं. उनके लिए तो लाइसेंसिंग की ज़रूरत है ही, लेकिन बाकी की चीज़ों में लाइसेंसिंग नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डंपिंग. तो डंपिंग की कुछ टाइप्स होती हैं. डंपिंग मैंने आपको समझा दिया. डंपिंग की कुछ टाइप्स होती हैं. यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी इसमें से डंपिंग की टाइप्स हैं. परसिस्टेंट डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग. प्रीडेटरी डंपिंग तो हमने पीछे पढ़ी थी, इसका मतलब ये तो पक्के से होगी. तो 4 ऑप्शन जहाँ पर है वो ऑप्शन हम रख लेंगे. C ऑप्शन नहीं हो सकता
क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। सो प्रीडेटरी डंपिंग तो पक्का होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। एंड उसके बाद है फॉरवर्ड डंपिंग, फिफ्थ है फॉरवर्ड डंपिंग। तो फॉरवर्ड डंपिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, रिवर्स डंपिंग होती है। तो फॉरवर्ड डंपिंग वाला भी पॉइंट कट गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा बी एंड डी। तो बी में क्या है, 1 2 3 4, परसिस्टेंट डंपिंग, कैपिटल डंपिंग, रिवर्स डंपिंग एंड प्रीडेटरी डंपिंग। तो देखिए कैपिटल डंपिंग जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। डंपिंग की टाइप्स हैं परसिस्टेंट डंपिंग, रिवर्स डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग एंड स्पॉडिक डंपिंग। तो इन चारों के अलावा कोई भी टाइप नहीं होती है डंपिंग की। तो ये देखिए यहाँ पर चारों लिखी हुई हैं। स्पॉडिक डंपिंग होती है जिसमें इन्वेंट्री ज़्यादा होती है होम कंट्री में, और सेलर जो है गुड्स को लोअर प्राइसेस में बेचता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर कम्पिटिटिव पोजीशन। प्रीडेटरी डंपिंग हमने ऊपर डिस्कस करी है। परसिस्टेंट डंपिंग होती है, ये मोस्ट परमानेंट डंपिंग है परसिस्टेंट। इसमें क्या है कि सेलर लोअर प्राइस में फॉरेन मार्केट में बेचता है और उसकी जो लॉस हुआ है उसको वो कवर करता है अपनी होम कंट्री में। दिस इज़ परसिस्टेंट डंपिंग। रिवर्स डंपिंग में क्या होता है कि ये जो कंपटीशन है उसको हार्म नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट के कस्टमर को उसको कंपटीशन में बने रहने के लिए वो क्या करता है कि दिस इज़ अ नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ डंपिंग। ये प्रीडेटरी की तरह लगती है, लेकिन ये प्रीडेटरी की तरह कंपटीशन को हार्म नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ हम जो अपनी होम कंट्री के कंपेटिटर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ डंपिंग है जो है। इसके अलावा जो फॉरवर्ड डंपिंग और कैपिटल डंपिंग, ऐसी कोई डंपिंग नहीं होती है। सो डंपिंग में से क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है, तो आपने इस वाले जो टॉपिक को ध्यान से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके इसको याद करना है। तो कुछ लर्निंग पोर्शन है तो आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद मैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि बहुत एक्सपेक्टेड भी हैं और पास्ट ईयर में वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुए हैं। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए एंड कॉमेंट ज़रूर करिए अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए। सो प्लीज़ तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए, कड़ी मेहनत करिए, ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे।